गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। एंड आज हम आपके लिए लेकर आए एक न्यू टॉपिक। एंड टॉपिक इज़ फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ न्यू बोर्न। यानी कि जो भी बेबी नया किसी का बर्थ हुआ है, अभी जस्ट बर्थ हुआ है, उसके अंदर किस टाइप से हम फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज का जो टॉपिक है थोड़ा लेंथी है, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले पार्ट फर्स्ट पे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की, कि एक्चुअली में व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन एंड कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड की गई हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर। ओके, इन फिजिकल एग्जामिनेशन वी डन कंप्लीट हेड टू टो एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं हम, कंप्लीट हेड टू टो यानी कि सिर से पैर तक का कंप्लीट एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। दिस इज डन टू एग्जामाइन एनी डिफेक्ट इन बॉडी ऑर्गन। जो भी कोई भी बॉडी ऑर्गन के अंदर डिफेक्ट हो जाए तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाता है। यानी कि जन्म के बाद या जन्म से पहले या जन्म होते ही कोई भी डिफेक्ट प्रेजेंट है किसी बेबी के अंदर, कोई से भी बॉडी ऑर्गन में, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हम कंप्लीट बॉडी का एग्जामिनेशन करते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन बोलते हैं। ओके, फर्स्ट वन बात कर लेते हैं हेड एग्जामिनेशन की, कि हेड के अंदर कौन कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है और नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या क्या होती हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट वन सरकमफेरेंस की बात कर लेते हैं। हेड सरकमफेरेंस होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर। ओके, और लेंथ कितनी होती है हेड की, लेंथ होती है 1/4 ऑफ टोटल बॉडी लेंथ। टोटल बॉडी लेंथ का 1/4 लेंथ होगी, वो हेड की लेंथ होती है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन स्कल और हेड स्यूचर्स की, कि स्कल स्यूचर कौन से होते हैं, यानी कि हेड के अंदर स्यूचर्स क्या होते हैं, स्यूचर की मीनिंग क्या होती है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। व्हाट इज द स्यूचर? स्यूचर इज द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन द बोन ऑफ स्कल वेयर द बोन आर हेल्ड टाइटली टुगेदर बाय फाइबर्स टिश्यू। यानी कि जो स्कल या फिर हेड की बोन होती हैं, उनका जो जब वो एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं तो वो जॉइंट बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्यूचर बोलते हैं। ओके, जैसे कि फ्रंटल बोन पैराइटल बोन से अटैच होगी है, पैराइटल बोन अटैच होती है, पैराइटल और टेम्पोरल बोन आपस में अटैच होती हैं, तब जो जॉइंट बनता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन, स्यूचर बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। मेनली 5 टाइप के स्यूचर प्रेजेंट होते हैं स्कल के अंदर। फर्स्ट वन देख लेते हैं फ्रंटल स्यूचर। तो फ्रंटल स्यूचर क्या होता है, जॉइंट बिटवीन 2 फ्रंटल बोन। जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसके अंदर एट बर्थ 2 फ्रंटल बोन होती है, बाद में फ्यूज होके एक बन जाती है। तो जो दोनों फ्रंटल बोन एक दूसरे के साथ जॉइंट होती है, उस जॉइंट को, वो जॉइंट कौन सा होगा, जो वो स्यूचर कौन सा होता है, फ्रंटल स्यूचर बोलते हैं उसे। कोरोनल स्यूचर, जॉइंट बिटवीन द फ्रंटल एंड पैराइटल बोन। जो फ्रंटल और पैराइटल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे क्या बोलेंगे अपन, कोरोनल स्यूचर बोलते हैं। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं सेजाइटल स्यूचर। जॉइंट बिटवीन 2 पैराइटल बोन, दोनों पैराइटल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे बोलेंगे अपन सेजाइटल स्यूचर। ओके, अब नेक्स्ट स्यूचर की बात कर लेते हैं लैम्डोइड स्यूचर। जॉइंट बिटवीन द पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल, एक पैराइटल और ऑक्सीपिटल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे बोलेंगे हम लैम्डोइड स्यूचर। ओके, नेक्स्ट स्यूचर की बात करेंगे तो होगा स्क्वेमस स्यूचर। जॉइंट बिटवीन टेम्पोरल बोन एंड पैराइटल बोन, टेम्पोरल और पैराइटल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है उसे बोलेंगे अपन स्क्वेमस स्यूचर। ओके, अब आपको इमेज दिखा देते हैं। इस टाइप से जब बोन अटैच होती है तो जो जॉइंट बनता है, जो लाइन बनती है जॉइंट लाइन, उसे हम स्यूचर बोलते हैं। तो इस टाइप से होता है, फ्रंटल बोन के बीच में जो स्यूचर बनता है उसे क्या बोलेंगे, कोरोनल स्यूचर किसे बोलते हैं। ओके, सेजाइटल स्यूचर किसे बोलते हैं, लैम्डोइड स्यूचर किसे बोलते हैं, स्क्वेमस स्यूचर किसे बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्लोजिंग ऑफ स्यूचर की। ये क्लोजिंग कब हो जाती है, यानी कि जो जॉइंट होते हैं, जब जॉइंट बनता है तो कम्प्लीटली रूप से क्लोज कब हो जाते हैं, उसकी बात कर लेते हैं। 6 to 2 ईयर, 6 महीने से 2 साल के अंदर पूरे कम्प्लीटली रूप से ये जॉइंट क्लोज हो जाते हैं आफ्टर बर्थ। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं क्रेनियोसाइनोस्टेसिस किसे बोलेंगे, क्रेनियोसाइनोस्टेसिस किसे बोलते हैं। ये टर्म एक अर्ली क्लोजिंग ऑफ स्यूचर, यानी कि 6 महीने से पहले अगर स्यूचर की क्लोजिंग हो जाती है तो उसे क्या बोलेंगे, क्रेनियोसाइनोस्टेसिस। ओके, अब नेक्स्ट वन देख लेते हैं फोंटानिल। तो फोंटानिल क्या होते हैं, स्केल के अंदर ये भी एक चीज़ प्रेजेंट होती है एट बर्थ, बेबी के अंदर नॉर्मल होती है। तो ये होता क्या है फोंटानिल, इसकी बात कर लेते हैं। A space between the bone of skull in an fetus or infant where ossification is not complete and the suture is not fully formed। एक स्पेस होता है जो बेबी के स्कल के अंदर, स्कल बोन के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है।
जहाँ पे ओसिफिकेशन यानी कि कंप्लीट बोन का जॉइंट नहीं बन पाता है, कंप्लीट सूचर प्रेजेंट नहीं होता है, वहाँ पे डिप्रेशन या स्पेस प्रेजेंट होता है स्कल बोन के अंदर, उसे या उस स्पेस को क्या बोलेंगे अपन, फोंटानेल बोलते हैं। मेनली रूप से 2 फोंटानेल बनते हैं। तो अब ये बनते क्या, उसका रीज़न देख लेते हैं कि फोंटानेल प्रेजेंट क्यों होते हैं एक इन्फेंट के स्कल के अंदर। वाई डज फोंटानेल फॉर्म, ये फोंटानेल बनते क्यों हैं। ड्यूरिंग द बर्थ फोंटानेल हेल्प अनेबल द बेबी, बोनी जो प्लेट होती हैं स्कल की उनको फ्लेक्स करने में हेल्प करते हैं, अलाउइंग द चाइल्ड हेड टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। यानी कि जब बेबी का जन्म होता है, जब बर्थ कैनाल से वो पास आउट होता है उसका हेड, तब ये जो फोंटानेल होते हैं ये स्कल बोन के जो बोनी प्लेट्स होती हैं उनको मूवमेंट में हेल्प करता है, ताकि वो फ्लेक्स हो जाएं और उनका डायमीटर कम हो जाए, नैरो हो जाए, ताकि वो जो बर्थ कैनाल है वहाँ से आसानी से पास आउट हो जाए बाहर की ओर। तो इस टाइप से फोंटानेल इसी वजह से बनते हैं एक बेबी के अंदर, ताकि जब ड्यूरिंग बर्थ वो उसकी स्कल बोन फ्लेक्स हो जाए और डायमीटर कम हो जाए, ताकि आसानी से बर्थ कैनाल के द्वारा बेबी पास हो सके। ओके, तो इस टाइप से ये 2 फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। एंटीरियर जो फोंटानेल होता है उसे ब्रेगमा बोलते हैं, पोस्टीरियर होता है जो ऑक्सीपिटल बोन के पास में होता है वो उसे बोलते हैं लैम्डा। पोस्टीरियर फोंटानेल लैम्डा एंड एंटीरियर फोंटानेल ब्रेगमा। अब डिटेल में देख लेते हैं कि मेनली 2 टाइप्स से फोंटानेल प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन एंटीरियर फोंटानेल, सेकेंड वन पोस्टीरियर फोंटानेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेगमा, जो एंटीरियर फोंटानेल होता है ब्रेगमा के नाम से जाना जाता है। इसका साइज़ की बात कर लेते हैं, इसकी साइज़ कितनी होती है, तो साइज़ होगी 3 सेंटीमीटर होती है। एंड क्लोजिंग टाइम, कितने टाइम बाद ये कम्प्लीटली रूप से क्लोज हो जाता है, तो ये हो जाएगा 18 मंथ या फिर 1.5 साल के अंदर कम्प्लीटली रूप से क्लोज हो जाता है ब्रेगमा जो एंटीरियर फोंटानेल होता है वो। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं पोस्टीरियर फोंटानेल। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लैम्डा, लैम्डा के नाम से इसे जानते हैं। एंड इसका साइज़ कितना होगा, तो साइज़ होगा इसका 1.2 सेंटीमीटर। एंड क्लोजिंग टाइम, और क्लोजिंग टाइम भी जल्दी होगी क्योंकि साइज़ कम है, तो ये क्लोज हो जाता है 6 वीक या फिर 1.5 मंथ के अंदर कम्प्लीटली रूप से पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं अपन एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ हेड। अभी तक तो हम देख रहे थे कि कौन नॉर्मल कंडीशन की हेड के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर पाई जाती है एक बेबी की, जो नॉर्मल हेड होता है उसके अंदर। अब एबनॉर्मल कंडीशन क्या क्या देखने को मिल सकती है एक हेड के अंदर, जो इन्फेंट होता है उसके हेड के अंदर। एट बर्थ फॉलोइंग इंजरी में भी सीन, कुछ इंजरी देखने को मिल सकती है बेबी के हेड के अंदर। फर्स्ट सिफेलो हेमाटोमा, ब्लड कलेक्शन इन पेरियोस्टियम ऑफ इन्फेंट स्कल ड्यू टू इंजरी ऑफ स्कल ब्लड वेसल्स। क्या होता है कि पेरियोस्टियम जो होता है, यानी कि बोन की 3 लेयर होती है, पेरियोस्टियम, मायोस्टियम एंड एंडोस्टियम। तो पेरियोस्टियम जो लेयर होती है स्कल बोन की, उसके अंदर ब्लड कलेक्ट हो सकता है। हेमाटोमा का मतलब होता है कि ब्लड कलेक्शन इन टिश्यू, किसी भी टिश्यू के अंदर ब्लड कलेक्ट हो चुका है, तो पेरियोस्टियम के अंदर ब्लड कलेक्शन हो जाना ही किस क्या बोल कहलाता है, सिफेलो हेमाटोमा कहलाता है। अब वो हो गया क्यों, जैसे ही बेबी पास आउट होता है बर्थ कैनाल के द्वारा, तो वो प्रेशर क्रिएट होता है, तो ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं, इस कारण वो ब्लड पेरियोस्टियम के अंदर कलेक्ट हो जाता है। इट डज नॉट क्रॉस फ्यूचर लाइन, ये फ्यूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है, यानी कि बाहर की ओर मूव नहीं करता है, न ही अंदर की ओर, जहाँ पे कलेक्ट होता है वहीं पे रिटेन रहता है। इट डिसअपियर आफ्टर 1 to 2 वीक ऑफ बर्थ, ये 1 से 2 वीक बाद कंप्लीटली रूप से अपने आप डिसअपियर हो जाता है, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस टाइप से पेरियोस्टियम के अंदर ब्लड कलेक्शन हो जाता है, इसे क्या बोलते हैं, सिफेलो हेमाटोमा। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, नेक्स्ट वन इंजरी कौन सी देखने को मिल सकती है एक इन्फेंट हेड के अंदर, तो वो होगी कैपेट सक्सीडेनम। कैपेट सक्सीडेनम का मीनिंग क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज़ रेफर एज स्वेलिंग ऑफ इन्फेंट स्काल्प ड्यू टू वेजाइनल प्रेशर ड्यूरिंग डिलीवरी। वेजाइनल प्रेशर के कारण डिलीवरी के टाइम पे इस स्वेलिंग क्रिएट हो जाती है इन्फेंट स्काल्प के अंदर, यानी कि जो हेड की जो स्किन कवरिंग लेयर स्किन होती है उसको स्काल्प बोलते हैं, उसके अंदर अगर स्वेलिंग आ जाती है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, कैपेट सक्सीडेनम। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। इट कैन क्रॉस फ्यूचर लाइन, ये फ्यूचर लाइन को क्रॉस कर सकती है, यानी कि ये स्वेलिंग है ये अंदर पेरियोस्टियम और फ्यूचर लाइन को क्रॉस करके अंदर बोन के अंदर जाके भी स्वेलिंग क्रिएट कर सकती है। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये डिसअपियर कब होती है, 48 to 72 आवर बाद, जन्म के 48 से 72 घंटे बाद ये अपने आप डिसअपियर हो जाती है। तो ये इस टाइप से स्वेलिंग हो जाती है, जैसा आप सर्कल के अंदर देख पा रहे होंगे, इस टाइप से स्वेलिंग प्रेजेंट होगी किसी बेबी के हेड पे, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, कैपेट सक्सीडेनम हो चुका है उसे।
नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। आई एग्जामिनेशन, हेड एग्जामिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब आई एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं। आई ऑलवेज सिमेट्रिकल, ये एक सिमेट्रिकल होती है एक दूसरे के, यानी कि जहाँ पे एक आई सिचुएटेड होती है वहीं उसी के जस्ट साइड में, उसी स्थान पे, उसी प्लेस पे दूसरी आई सिचुएटेड होती है। जैसे कि एक आई ऑर्बिटल कैविटी में होती है तो दूसरी आई भी ऑर्बिटल कैविटी में ही होगी, ये नहीं कि एक आई ऑर्बिटल कैविटी में और दूसरी आई पीछे की ओर है, तो एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं इनर कैंथस स्पेस ऑफ आई। जो इनर कैंथस स्पेस होता है आई का वो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर उसकी डायमीटर होता है इनर कैंथस जो होता है आई का। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं इन ब्राइट लाइट। तो प्यूपल साइज की बात कर रहे हैं अपन कि प्यूपल साइज कितनी होगी ब्राइट लाइट में, तो वो होगी 2 से 4 mm। 2 से 4 mm होगी ब्राइट लाइट के अंदर प्यूपल का डायमीटर, एंड डिम लाइट के अंदर प्यूपल का डायमीटर होगा 4 to 8 mm। ओके, एनाइसोकोरिया किसे बोलते हैं, अनइक्वल डायमीटर ऑफ प्यूपल। अगर दोनों प्यूपल यानी कि राइट साइड और लेफ्ट साइड की जो आई है उनके प्यूपल का डायमीटर अनइक्वल है तो उस चीज़ को क्या बोलेंगे अपन, एनाइसोकोरिया। क्लियर। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एबनॉर्मल कंडीशन आई की। आई के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती है एट बर्थ। हाइपर टेलेरिज्म देखने को मिल सकता है, और हाइपर टेलेरिज्म क्या होता है, इनर कैंथस स्पेस मोर देन 2.5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा डायमीटर है इनर कैंथस का तो उसे क्या है बोलेंगे, हाइपर टेलेरिज्म बोलेंगे। एबनॉर्मल आई डिस्चार्ज देखने को मिल सकते हैं, और ये किसको इंडिकेट करते हैं, इट इंडिकेट ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम। नर्सिंग अलर्ट क्या रखना है, किसी को एबनॉर्मल आई डिस्चार्ज आने किसी इन्फेंट या न्यूबॉर्न के अंदर, तो नर्सिंग अलर्ट परफॉर्म करना, अपने को एंटीबायोटिक डालनी है, एंटीबायोटिक ड्रॉप आई के अंदर इंस्टिलेशन करना है। ओके, सिप्रोफ्लोक्सासिन, इरिथ्रोमाइसिन एक्सेट्रा जो भी एंटीबायोटिक्स आई ड्रॉप आती हैं वो डालनी है आई के अंदर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन ईयर एग्जामिनेशन की कि ईयर से रिलेटेड क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट वन देख लेते हैं नॉर्मल ईयर ऑलवेज सिमेट्रिकल। ईयर भी आई की तरह सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि टेम्पोरल यहाँ पे राइट ईयर टेम्पोरल बोन पे सिचुएटेड है तो लेफ्ट ईयर भी वहीं पे है सेम स्ट्रक्चर पे। ओके, लोकेशन ऑफ ईयर, ईयर की लोकेशन की बात कर लेते हैं जस्ट अबव द इमेजिनरी प्लेन ऑफ आउटर कैंथस ऑफ आई। आई का जो आउटर कैंथस होता है उससे एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, तो उसके जो ईयर पिन होता है वो उसके अबाउ जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाते हैं इस टाइप से। जैसे कि आउटर कैंथस से हमने आई का आउटर कैंथस से इमेजिनरी लाइन बना दी, रेड कलर की दिख रही होगी आपको। तो अब जो ईयर की लोकेशन क्या होगी, अपर होती है, जो आउटर अपन ने इमेजिनरी प्लेन बनाया उससे अपर होता है ईयर पिन। ओके, तो ये मतलब करेक्ट लोकेशन आई की। एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं आई के अंदर कौन कौन से एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट वन लो सेट ऑफ ईयर, यानी कि ईयर अपनी सही जगह पे नहीं है, ईयर सिचुएटेड बिलो द इमेजिनरी प्लेन, जो इमेजिनरी प्लेन बनाया है उससे नीचे सिचुएटेड है, तो ये किस को इंडिकेट करता है, लो सेट ऑफ ईयर। इट इंडिकेट डाउन सिंड्रोम, इसका मतलब पेशेंट को डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, लो सेट ऑफ ईयर प्रेजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं ओटाइटिस मीडिया। जो मिडल ईयर का इन्फेक्शन होता है उसे बोलते हैं ओटाइटिस मीडिया एंड प्रेजेंट एबनॉर्मल डिस्चार्ज। इसके अंदर क्या होगा, एबनॉर्मल डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। इट अकर्स मेनली ड्यू टू क्लेफ्ट प्लेट, जो क्लेफ्ट प्लेट की वजह से होता है, क्योंकि जैसे क्लेफ्ट प्लेट होगी आपस में जो हार्ड जो प्लेट है जुड़े हुए नहीं होंगे तो वहाँ से इन्फेक्शन होने के क्रिएट ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन क्रिएट होने के, और वो यूएसचियन ट्यूब के द्वारा ईयर के अंदर स्प्रेड हो सकते हैं, इसलिए ओटाइटिस मीडिया के चांस क्लेफ्ट प्लेट के अंदर देखने को ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं नोज एग्जामिनेशन की। नोज प्रेजेंट एट मिड लाइन ऑफ फेस, नोज कहाँ प्रेजेंट होता है, नॉर्मली रूप से जो मिड लाइन होती है फेस की वहाँ पे सिचुएटेड होता है, एंड इन नॉर्मली नोज इज फ्लैट इन स्ट्रक्चर एंड डोंट प्रेजेंट फ्लेयरिंग। नॉर्मली फ्लैट स्ट्रक्चर होती है नोज की और फ्लेयरिंग एब्सेंट होती है। तो फ्लेयरिंग का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। नेजल फ्लेयरिंग का मतलब ये होता है कि वाइडनिंग ऑफ नोस्ट्रिल ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अगर हम इंस्पायरेशन कर रहे हैं यानी कि सांस ले रहे हैं तब अगर नोज की जो नोस्ट्रिल होते हैं वो वाइड हो रहे हैं, ये किसको इंडिकेट करते हैं, नेजल फ्लेयरिंग बोलते हैं इस चीज़ को। और ये किसको इंडिकेट करेंगे, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो चुका है पेशेंट को। ओके, तो नॉर्मली रूप से फ्लेयरिंग होती है वो एब्सेंट होती है। तो इस टाइप से आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि नोज मिड लाइन फेस की मिड लाइन पे सिचुएटेड होता है एंड स्ट्रक्चर होगी वो फ्लैट होगी और एंड फ्लेयरिंग एब्सेंट होती है। ओके, डायग्राम आपको दिख रहा होगा अच्छे से। अब नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं।
एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं, नोज के अंदर कौन कौन से अल्ट्रेशन, ग्रोथ से रिलेटेड अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं। तो फर्स्ट वन है डाइवेटेड नेजल सेप्टम। इसका मतलब जो नोज को दो पार्ट में डिवाइड करता है वो सेप्टम, उसे नेजल सेप्टम बोलते हैं। अगर वो डाइवेटेड है यानी कि उसके स्ट्रक्चर में, उसके स्ट्रक्चर के अंदर कोई अल्ट्रेशन आ चुका है, उसे बोलेंगे डाइवेटेड नेजल सेप्टम। इसका मतलब क्या होता है, वन साइड डिस्प्लेसमेंट ऑफ नेजल सेप्टम, यानी कि नेजल सेप्टम एक साइड के अंदर डिस्प्लेस हो चुका है, अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है वन साइड में। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइवेटेड नेजल सेप्टम। ट्रीटमेंट क्या होगा, सेप्टोप्लास्टी करते हैं, सर्जरी इसका ट्रीटमेंट है, सेप्टोप्लास्टी करना है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है डाइवेटेड नेजल सेप्टम के, एपिस्टाक्सिस यानी कि नोज ब्लीडिंग हो सकती है। मेन कॉम्प्लिकेशन नोज ब्लीडिंग देखने को मिलेगा अगर किसी के अंदर डाइवेटेड नेजल सेप्टम है तो अब डायग्राम में देख पा रहे हैं किस तरीके से जो नेजल सेप्टम होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है वन साइड की ओर। एक कंडीशन है नॉर्मल की एंड दूसरा है डाइवेटेड नेजल सेप्टम। ओके, अब नेक्स्ट वन पे मूव करते हैं और बात कर लेते हैं ओरल कैविटी एग्जामिनेशन की। ओरल कैविटी के अंदर कौन से अल्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं ग्रोथ से रिलेटेड, एंड नॉर्मल कंडीशन कौन कौन सी होती है। इन नॉर्मल कंडीशन एब्स्टिन पियरल्स प्रेजेंट इन ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में नॉर्मल कंडीशन में एब्स्टिन पियरल्स प्रेजेंट होते हैं। अब एब्स्टिन पियरल्स किसे बोलते हैं उसकी बात कर लेते हैं। वाइट सिस्ट ऑन हार्ड प्लेट के ऊपर या फिर टंग के ऊपर वाइट सिस्ट प्रेजेंट होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, एब्स्टिन पियरल्स बोलते हैं। दे आर पेनलेस एंड ऑटोमेटिक डिसअपियर आफ्टर 1 to 2 वीक ऑफ बर्थ। ये पेनलेस होते हैं और ऑटोमेटिक 1 से 2 वीक, बर्थ के 1 से 2 वीक बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं। अगर हार्ट प्लेट पे नॉर्मल वाइट सिस्ट प्रेजेंट है वो किसको इंडिकेट करेंगे, एब्स्टिन पियरल्स को। ये क्या एक नॉर्मल कंडीशन होती है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं ओरल कैविटी से रिलेटेड एबनॉर्मल कंडीशन कि कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन अपने को एट बर्थ एक न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिल सकती है। फर्स्ट ओरल थ्रस्ट देखने को मिल सकता है, वाइट पेनलेस सिस्ट ऑन टंग एंड गम्स ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ कैंडिडा एल्बिकेनस वायरस। जो कैंडिडा एल्बिकेनस फंगस वायरस होता है उसके एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी है अगर ओरल कैविटी के अंदर, तो वहाँ पे वाइट पेनलेस सिस्ट फॉर्मेशन हो जाते हैं टंग और गम्स के ऊपर। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं अपन, ओरल थ्रस्ट बोलते हैं। दे आर डोंट डिसअपियर विदाउट ट्रीटमेंट, ये बिना ट्रीटमेंट के डिसअपियर नहीं होने वाले, तो ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इस टाइप से वाइट सिस्ट देखने को मिलते हैं टंग और गम्स के ऊपर, तो एक इसको इंडिकेट करेगा ओरल थ्रस्ट हो चुका है कैंडिडा एल्बिकेनस से, जो फंगल वायरस है उसका एक्सेसिव ग्रोथ हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट क्या देना है, एंटी फंगल ड्रग्स देनी है। एंटी फंगल ड्रग्स लाइक एज फ्लूकेनाजोल देंगे और ओरल थ्रस्ट ठीक हो जाएगा। सेकंड डिफॉर्मिटी की बात कर लेते हैं ओरल कैविटी से रिलेटेड, क्लेफ्ट प्लेट। इसका मतलब होता है इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ बोनी टिश्यू ऑफ प्लेट। जो पैलेट होती है उसके जो बोनी टिश्यू होते हैं उनका इनकम्प्लीट फ्यूजन होता है, उसे क्या बोलेंगे, क्लेफ्ट प्लेट बोलते हैं। इस टाइप से जैसे नॉर्मल कंडीशन में ये फ्यूज़ होते हैं जो बोनी टिश्यू होते हैं पैलेट के, और क्लेफ्ट प्लेट के अंदर क्या होता है ये फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं, इस तरह से ओपनिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट वन बात करते हैं ट्रीटमेंट की कि क्लेफ्ट पैलेट का ट्रीटमेंट क्या होगा। तो ट्रीटमेंट सर्जरी होता है डन स्टेफाइलोरोफी और पैलेटोप्लास्टी। पैलेटोप्लास्टी करना है या स्टेफाइलोरोफी सर्जरी परफॉर्म करनी है। सर्जरी शुड बी डन बिफोर डेवलपमेंट ऑफ स्पीच। जैसे ही स्पीच डेवलपमेंट होती है उससे पहले ही परफॉर्म कर देनी एट 18 मंथ ऑफ एज। लगभग 18 मंथ ऑफ एज पे परफॉर्म कर देनी है या उससे पहले, उसके बाद नहीं। एक बार स्पीच डेवलप होगी उसके बाद क्लेफ्ट प्लेट का सर्जरी परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं एबनॉर्मलिटी ओरल कैविटी की, तो वो होगी क्लेफ्ट लिप यानी कि कटे हुए होठ, इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू ऑफ लिप। लिप के जो सॉफ्ट टिश्यू है वो कम्प्लीटली रूप से फ्यूज नहीं हो पाते, आपस में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो इस कंडीशन को बोलेंगे अपन क्लेफ्ट लिप। इस टाइप से ये लिप के सॉफ्ट टिश्यू में कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, कम्प्लीटली रूप से फ्यूजन नहीं हो पाते। ओके, ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, सर्जरी होगी ट्रीटमेंट, एंड सर्जरी को क्या बोलेंगे, चिलोप्लास्टी और लेबिडोप्लास्टी परफॉर्म करनी है वापिस से रिकनेक्ट करने के लिए। सर्जरी शुड बी डन एट 1 to 3 मंथ ऑफ एज। 1 से 3 महीने की एज पे सर्जरी परफॉर्म कर देनी चाहिए, उसके बाद चांसेस कम होते हैं वापस से कंडीशन को ठीक करना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन चेस्ट एग्जामिनेशन की कि चेस्ट कैविटी से रिलेटेड या चेस्ट से रिलेटेड कौन कौन से एबनॉर्मलिटी अपने को देखने को मिल सकती है बेबी के अंदर। चेस्ट सर्कमफेरेंस की बात कर लेते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं सबसे पहले। तो
33 सेंटीमीटर होता है चेस्ट सर्कमफेरेंस। चेस्ट है सर्कुलर अपीयरेंस होता है चेस्ट का। एंड चेस्ट एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर इज इक्वल, जो चेस्ट का एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर होता है वो इक्वल होता है, यानी कि 1:1 इस टाइप से एंटीरियर से पोस्टीरियर, और ट्रांसफर्स जो डायमीटर होगा वो इक्वल होता है नॉर्मल चेस्ट के अंदर। अब एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं चेस्ट से रिलेटेड कि कौन कौन सी डिफॉर्मिटी देखने को मिल सकती है एक न्यूबॉर्न के अंदर। पिगन शेप चेस्ट देखने को मिल सकती है। इसका मतलब होता है इट इकर्स ड्यू टू प्रोट्रूजन ऑफ स्टर्नम। अब ये क्यों होती है? प्रोट्रूजन होता है स्टर्नम का अगर प्रोट्रूजन होता है, यानी कि स्टर्नम जो बोन होती है वो ऊपर की ओर प्रोट्यूज हो जाती है, तो क्या बोलेंगे उसे? पिगन शेप चेस्ट बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं इट इंडिकेट विटामिन डी डेफिशिएंसी। अब ये किसको इंडिकेट करेगी? किसी के अंदर पिगन शेप चेस्ट प्रेजेंट है तो इंडिकेट करेगी उस बेबी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो चुकी है, यानी कि रिकेट्स प्रेजेंट है। ओके, तो उसे विटामिन डी सप्लीमेंट प्रोवाइड करने। सेकंड एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है सीएसआर रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या होता है? इन दिस द चेस्ट एंड एब्डोमेन डोंट राइज एंड फॉल विद रेस्पिरेशन। नॉर्मल कंडीशन क्या होता है? हम जैसे रेस्पिरेशन करते हैं तो अपनी चेस्ट होती है वो ऊपर और नीचे जाती है। जैसे इंस्पायरेशन करते हैं चेस्ट ऊपर की ओर राइज होती है, एंड जैसे एक्सपायरेशन करते हैं तो वो वापस फॉल होती है। बट सीएसआर रेस्पिरेशन में क्या होगा कि ना तो फॉल होगी ना राइज होगी चेस्ट और एब्डोमेन। ओके, तो उसे बोल देंगे सीएसआर रेस्पिरेशन। नेक्स्ट एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं नेक एग्जामिनेशन की, कि गर्दन से रिलेटेड क्या क्या अपने को एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है। नॉर्मल कंडीशन में फुल रेंज ऑफ मोशन प्रेजेंट होते हैं नेक के अंदर, कंप्लीटली रूप से वो आसानी से इधर उधर घुमा सकते हैं अपनी नेक को। ओके, अब एबनॉर्मल कंडीशन देख लेते हैं नेक के अंदर कौन कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट वन बात कर लेते हैं टोर्टिकोलिस। अब टोर्टिकोलिस का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ हेड ड्यू टू स्पाज्म एंड रिजिडिटी ऑफ नेक मसल्स, यानी कि हेड फिक्स हो जाएगा एक ही साइड के अंदर, या तो सामने पीछे की ओर या फिर साइड की ओर एक जगह फिक्स हो जाएगा। जो रेंज ऑफ मोशन है वो लॉस हो जाते हैं, क्योंकि नेक मसल्स के अंदर स्पाज्म और रिजिडिटी हो चुकी है, इस वजह से हेड फिक्सेशन हो जाता है, और इस कंडीशन को बोल देंगे टोर्टिकोलिस। इसके भी टाइप्स हैं। टाइप्स की बात कर लेते हैं। टोर्टिकोलिस के कितने टाइप्स होते हैं? मेनली रूप से इसके 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन की बात कर लेते हैं एंटेरोकोलिस, यानी कि हेड फिक्सेशन एंटीरियर, अगर एंटीरियर आगे की साइड में हेड फिक्सेशन हो चुका है तो उसे बोलेंगे एंटेरोकोलिस। नेक्स्ट वन देख लेते हैं रेट्रोकोलिस। रेट्रोकोलिस का मतलब है हेड फिक्सेशन ऑफ पोस्टीरियर साइड, पीछे की साइड में अगर हेड फिक्सेशन हो जाता है तो उसे बोलते हैं रेट्रोकोलिस। एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं लेटेरोकोलिस, मतलब लेटरल साइड में हेड का फिक्सेशन हो चुका है, या तो राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में। अब आपको डायग्राम दिखा देते हैं ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं लेट्रोकोलिस, यानी कि लेटरल साइड में हेड फिक्स हो चुका है एक ही साइड में, या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड के अंदर, अब वहीं पे रुका हुआ है, दूसरी साइड में हम इसको मूव नहीं करवा सकते, रेंज ऑफ मोशन लॉस हो चुकी है। सेकंड स्ट्रक्चर है रेट्रोकोलिस, यानी कि बैकवर्ड पोस्टीरियर साइड में हेड फिक्सेशन हो चुका है। एंड थर्ड वन बात कर लेते हैं एंटेरोकोलिस, यानी कि एंटीरियर साइड में फिक्सेशन हो चुका है हेड का। क्लियर? तो इस टाइप से इसे टोर्टिकोलिस बोलते हैं, फिक्सेशन हो जाता है हेड का। नेक्स्ट एबनॉर्मलिटी देखने को मिल सकती है डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या देखने को मिल सकता है? एक्सेसिव स्किन फोल्ड एट नेक। अगर नेक के ऊपर एक्सेसिव स्किन का फोल्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्किन प्रेजेंट है नेक के ऊपर, तो इंडिकेट करेगा पेशेंट को डाउन सिंड्रोम हो चुका है। नेक्स्ट वन एग्जामिनेशन की बात कर लेते हैं एब्डोमेन एग्जामिनेशन। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं नॉर्मल क्राइटेरिया एब्डोमेन से रिलेटेड। फर्स्ट टाइम जो बोल साउंड अपीयर होती है वो 24 घंटे के अंदर अपीयर हो जाती है। जैसे बेबी का बर्थ होता है उसके 24 घंटे बाद फर्स्ट बोल साउंड प्रेजेंट हो जाती है। फर्स्ट बोल साउंड अपीयर एट राइट लोअर क्वाड्रेंट। तो बोल साउंड हमें कहाँ पे देखने को मिलेगी? राइट जो लोअर क्वाड्रेंट होता है वहाँ पे प्रेजेंट होगी, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे, राइट लोअर क्वाड्रेंट ये रहा। तो यहाँ पे फर्स्ट बोल साउंड अपने को सुनने को मिलती है, और 24 घंटे के अंदर ही ये स्टार्ट हो जाती है बोल साउंड। किसको इंडिकेट करता है बोल साउंड प्रेजेंट है? मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट प्रेजेंट है जीआईटी के अंदर। ओके, अब हम बात कर लेते हैं पैटर्न ऑफ एब्डोमेन फिजिकल एग्जामिनेशन। जो एब्डोमेन का फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं उसका पैटर्न क्या रखना है उसकी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन हमें इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि देखना, सिर्फ हम देख रहे हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी स्किन कलर वगैरह आई के द्वारा देख के जो एग्जामिनेशन करते हैं उसे इंस्पेक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन इंस्पेक्शन करने के बाद क्या करना है? अस्कल्टेशन करना है, यानी कि जो स्टेथोस्कोप वगैरह की सहायता से बोल साउंड वगैरह असेस करनी है। अस्कल्टेशन कर लिया,
एंड थर्ड वन क्या परफॉर्म करना है, परक्यूशन करना है। परक्यूशन यानी कि कोई भी हैमर वगैरह या कोई भी ऑब्जेक्ट के द्वारा टैपिंग करके साउंड को सुनना, उसे बोलेंगे परक्यूशन। एंड फोर्थ वन की बात कर लेते हैं, परक्यूशन कर लिया, परक्यूशन के बाद जो करना है वो रहेगा पाल्पेशन, यानी कि अपने पाम ऑफ हैंड जो हाथ के हथेली उससे पाल्पेट करके देखते हैं, थपथपा के देखते हैं। एंड लास्ट वन बात कर लेते हैं, पैटर्न कौन सा रहेगा, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन का मतलब है कि एक जगह से एक जॉइंट को मूवमेंट करवा के देखना, किसी भी चीज़ को मूवमेंट करवा के उसका असेसमेंट करना मैनिपुलेशन कहलाता है। ओके, तो इस टाइप से पैटर्न रहेगा। फर्स्ट वन अपने को इंस्पेक्शन करना है, देन उसके बाद अस्कल्टेशन परफॉर्म करना है, अस्कल्टेशन के बाद परक्यूशन एंड देन पाल्पेशन एंड लास्ट वन मैनिपुलेशन। तो ये पैटर्न रहता है एब्डोमिनल फिजिकल एग्जामिनेशन का। ओके, अब एबनॉर्मलिटी देख लेते हैं कि एब्डोमेन से रिलेटेड कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन एक न्यूबॉर्न के अंदर देखने को मिल सकती हैं। फर्स्ट वन अपने को देखने को मिल सकता है डायलेटेड ब्लड वेसल्स ऑन एब्डोमेन, यानी कि एब्डोमेन के ऊपर डायलेटेड ब्लड वेसल्स देखने को मिल सकती हैं। दिस कंडीशन ऑल्सो सीन इन प्री टर्म बेबी। अगर प्री टर्म बेबी जैसे कि 37 वीक प्रेगनेंसी के 37 वीक से पहले ही अगर डिलीवरी हो जाती है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, प्री टर्म बेबी कहलाता है। और ये डायलेटेड ब्लड वेसल्स की कंडीशन प्री टर्म बेबी के अंदर ही मेनली रूप से देखने को मिलती है। ओके, सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है एंड जो बचा हुआ पोर्शन हम पार्ट सेकंड के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।